नमस्कार शार्देंदु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद। सर, ये जो चिट्ठी भेजी है डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को, वो गाजा पीस जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए, इस पहल को कैसे देखा जाए? 50-60 देशों को वो चिट्ठी भेजी गई है, पाकिस्तान को भी भेजी गई है, तो भारत क्या करेगा? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा विषय है और बोर्ड ऑफ पीस की जब अमेरिका बात करता है और इतने सारे नुमाइंदों को, इतने सारे कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया है, तो एक तरीके का मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं जो यूएन के समकक्ष होगा। कहीं ना कहीं वो यूएन से बहुत दिनों से नाखुश नजर आ रहे थे और उनको लग रहा था कि जिस एक्सटेंट पे जाके यूनाइटेड नेशन को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां तमाम तरीके के उसके जो रेगुलेशंस है, जिसके अंदर बहुत बड़ा एक रेगुलेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि उनके 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। तो इस वीटो पावर के तहत चलते हुए तमाम चीजें जो अमेरिका मन माफिक यूएन के थ्रू करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा है। तब उसने एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, वो है बोर्ड ऑफ पीस। ये बोर्ड ऑफ पीस इनिशियली देखिए गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा और उसके बाद इसका जो कार्यकलाप होगा, पूरे विश्व में कहीं भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें, कैसे वहां शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए, इसके तहत वो काम करेगा। तो एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल जो है वो काम कर रही है। वो एक व्यापारी रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं, तो वो हमेशा हर चीज में अपना वर्चस्व चाहते हैं। अगर अमेरिका यूनाइटेड नेशन में मैक्सिमम फंडिंग करता है तो वो यूनाइटेड नेशन से मनमाफिक रिजल्ट चाहता था जो नहीं मिल पा रहा है। तो अब उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस क्रिएट किया है जिसमें वो देखिए फाउंडिंग मेंबर की तरह रहेगा और तमाम लोग 50 से ज्यादा देशों को उन्होंने इनवाइट किया कि आप इसके मेंबर बनिए। और साथ में ये पेड सर्विसेज टाइप किया कि $1 मिलियन की उन्होंने डिमांड की जो इसके परमानेंट सदस्य होंगे या जो इसमें सदस्य होंगे, और साथ में वो गाजा से अपनी शुरुआत करेंगे, गाजा में पीस एस्टैब्लिश करेंगे, वहां का डेवलपमेंट देखेंगे, वहां का रिहैबिलिटेशन देखेंगे और साथ में विश्व में कहीं भी अशांति हो रही है वहां पे अपनी दखलंदाजी करके वहां पे पीस एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा ड्रीम प्लान है। देखिए, अब इंडिया के लिए एक पशु पेश वाली स्थिति पैदा होती है कि क्या हिंदुस्तान इसको ज्वाइन करे कि ना करे। हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ को मारने के लिए कटिबद्ध है और हिंदुस्तान हमेशा इंश्योर करता है कि उनकी जो जो नियम है, जो रेजोल्यूशन पास हो, उसको पूरे विश्व में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये जो संस्था बनेगी बोर्ड ऑफ पीस, ये अपने आप में एक नई चीज है। देखना होगा कि अभी तो 14 पेज का इनका चार्टर आया हुआ, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। बहुत सारी चीजों को अभी उन्होंने सिर्फ रूपरेखा के तौर पे डाला होगा। इसके डिटेल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर किस तरीके से कार्य प्रणाली होगी वो बनना बाकी है। टू बिगिन विद तो अभी तो यही लग रहा है कि हिंदुस्तान के सामने एक दुविधा है कि ज्वाइन करें कि ना करें, क्योंकि इसी बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी है, इसी बोर्ड ऑफ पीस में वो सारे कंट्रीज हैं जो एक समय में पाकिस्तान के बरखिलाफ थे और आज की डेट में उनको बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री मिली हुई है, और प्रमुख रूप से पाकिस्तान। तो देखिए, इस तरीके की अगर संस्था बनती तो हिंदुस्तान का क्या रुख होगा। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान इसमें कुछ समय लगाएगा, चीजों को एनालाइज करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मेरे समझ से काम चल रहा होगा और अपेरेंटली मुझको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान इसको शायद इस समय नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो ऑब्वियस रीजन है, जो फिलिस्तीन का कॉज है, हिंदुस्तान ने हमेशा 2 नेशन थ्योरी की बात की है और इसको किस तरीके से आप हमास के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उस सरजमी का क्या होगा जिसपे फिलिस्तीनियों का हक है, और ये तमाम चीजें हैं जिसको हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है कि वो भी बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करे, और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान इसको ज्वाइन करेगा, तो क्या हिंदुस्तान के ऐसे फोरम में जाना जो कि हिंदुस्तान की विदेश नीतियों के बरखिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ को साइड में रखता है, यूनाइटेड नेशन को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करता है, तो मेरा मानना है कि शायद हिंदुस्तान इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो हाँ या ना करे। कुछ समय लगाएगा, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रीअसेस करेगा। अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही तो हिंदुस्तान इसको ज्वाइन भी कर सकता है। इसका दूसरा साइड मैं अंजू जी देखता हूं कि अमेरिका ने अगर ये प्रपोजल दिया है
और हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका का टैरिफ वॉर चल रहा है, और आगे आने वाले दिनों में देखिए अभी ट्रेड डील भी नहीं साइन हुई है, और अमेरिका ने एक और चीज रखी है कि आप ईरान के साथ अगर अपना व्यापार करते हैं तो आपके पास 25% और टैरिफ लगेगा। तो अगर इन सारे मुद्दों को अगर आप मद्देनजर रखें तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के नजरों में जो टैरिफ वॉर है उसके अगेंस्ट जा रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ का खतरा लग रहा है। तो मेरा मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान की, अगर बोर्ड ऑफ पीस में वो जाते हैं और 1-to-1 एक्सेसिबिलिटी मिलती है अमेरिका और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए और तमाम इन मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए, तो एक ट्राई लिया जा सकता है। और साथ में जहां तक इंटरनेशनल लॉ को मानने का सवाल है और जो चीज इंटरनेशनल लॉ के साथ साथ चल रही है, तो हिंदुस्तान उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकता है। अगर कोई चीज बरखिलाफ है तो आपको एक फोरम मिला हुआ है जिससे के तहत आप अपनी बात विश्व के पटल पे या अमेरिका के सामने या ग्रुप ऑफ नेशन के सामने रख सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन अभी ये बड़े नेसेंट स्टेज में है अंजू, जिसके बारे में बहुत कहा नहीं जा सकता। पहला प्रपोजल है, लोग स्टडी करेंगे, कहीं से हाँ या ना नहीं आ रहा पूरे विश्व में। उम्मीद करते हैं कि ये जैसे जैसे मैच्योर होगा कंट्रीज ज्वाइन करेंगे और इसका इफेक्ट गाजा से शुरू होकर पूरे विश्व में फैलता हुआ नजर आएगा। क्या ये अल्टरनेटिव यूएन का होगा, क्या ये एडिशनल होगा, क्या ये G20 जैसा ग्रुप होगा, क्या ये ब्रिक्स या एससीओ जैसा होगा, या नाटो, या तमाम एशियान, दुनिया में ऐसे तमाम देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। अगर एक और उनमें पनपता है बोर्ड ऑफ पीस जिसके की संरचना अमेरिका ने की है, तो उसको ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है अगर वो हिंदुस्तान के हितों के साथ चलता है। लेकिन सर, जितना आपने मुझको बताया, ये तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। वो दादागिरी उनकी यूएन में नहीं चल पा रही है, इसीलिए बहुत सारी 56 संस्थाएं जहां से उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, जिनको फंड करते थे, अब नहीं करेंगे। यूएन को किनारे लगा रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दादागिरी नहीं चल पा रही है, यही मतलब हुआ। और ऐसे में भारत इसको ज्वाइन क्यों करेगा? भारत तो ना आज तक 3 में रहा है ना 13 में रहा है। भारत तो बिल्कुल अलग रहता है, उसका स्टैंड दुनिया में सबसे अलग है। वो किसी के साथ पिछलग्गू बनकर नहीं चलता है। जैसे आपने बताया कि कितने बिलियन डॉलर देने पड़ेंगे परमानेंट सदस्य बनने के लिए, ये तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को डेबिट से निकालने के लिए कहीं ना कहीं फंड को इकट्ठा करने की मुहिम चला रहे हैं। देखिए आज की डेट में अंजू जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो काम करने का तरीका है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को हर एक चीज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो अपने ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन हटाना चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने $1 बिलियन की डिमांड की है। जो भी बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य हैं उनको $1 बिलियन देना होगा, और ये जो पैसा होगा ये संस्था को रन करने के लिए और तमाम तरीके का जो रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में दी जाएगी उससे शुरुआत होगी, और ये अन्य देशों में भी इसका फैलाव होगा। जहां तक आपने बात की है डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए वो हर चीज में अपना फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो बोर्ड ऑफ पीस बना लेंगे तो उनकी छत्र छाया में ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा, और वहां पे देखिए मेजॉरिटेरियन रूल होगा। यानी कि अगर 60 कंट्री हैं, 60 में से 40 कंट्री अमेरिका के पिछलग्गू कंट्री उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हर बार उनकी वो अपनी बात मेजॉरिटेरियन डिसीजन के साथ मनवा लेंगे और उसको विश्व में इंप्लीमेंट करेंगे। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक छत्र अमेरिका का राज होगा। इसीलिए हमने बोला कि हिंदुस्तान अगर हितों की टकराहट होगी तो इसका सदस्य नहीं बनेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन के प्रति कटिबद्ध है। तमाम ऐसे विश्व की संस्थाएं जो इंटरनेशनल लॉ को मानती उसके प्रति कटिबद्ध है। ये बोर्ड ऑफ पीस जो अमेरिका बना रहा है ये बहुत कन्विंसिंग हिंदुस्तान के लिए इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप अमेरिका की लीग से बन जाएंगे। जब वो मेजॉरिटेरियन रूल की तरफ जाएगा तो आज की डेट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत सारी बात अमेरिका मेजॉरिटेरियन डिसीजन से इंप्लीमेंट करा लेगा और आप सिर्फ एक मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। और ऐसी संस्था जहां पे पाकिस्तान भी है, तमाम ऐसे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके पिछलग्गू कंट्री, तो हिंदुस्तान अगर उसका सदस्य बनता है तो वो भी हाँ में हाँ मिलाएगा। देखिए मैं एक शॉर्ट टर्म गेन इसमें देख रहा था। जो हमारा टैरिफ है, जो हमारी ट्रेड डील होनी है, जो समय की दरकार है उसके हिसाब से जाइए। अब बाद में आगे आने वाले दिनों में आप इस चीजों को बैकआउट कर सकते हैं, आप उस सदस्यता से हट सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में हिंदुस्तान का जो ट्रेड है पूरे विश्व में फैल रहा है, हमारा जीडीपी का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन हम एक अमेरिकन मार्केट को क्यों खोएं? अगर हमें इसका सदस्य $1 बिलियन हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको अगर मद्देनजर रखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। ये हमारे समझ से एक बड़ा टोकन रिप्रेजेंट
अमाउंट है जो हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है देना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर आपको उसके एवज में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, तमाम कंट्रीज में आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और एक से मिलता है, एक फोरम मिलता है आपको अपनी बात रखने का और अमेरिका के कांटेक्ट में आने का। क्योंकि आज की डेट में जो परिस्थिति है अंजू जी, हिंदुस्तान ब्रिक का सदस्य है, हिंदुस्तान एससीओ का सदस्य है, जहां अमेरिका उसके डेड अगेंस्ट है। एशियान कंट्री में अमेरिका प्रेजेंस बनाना चाह रहा है, लेकिन हमारा एशियान कंट्री में हम डायरेक्ट मेंबर नहीं है, हम उसके मेंबर नहीं है। और साथ में क्वाड जो अमेरिका ने एस्टैब्लिश किया था वो पूरी तरीके से डिफंक्ट हो रखा है, क्योंकि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में जिस वजह से इसको बनाया था, अब उसको वो परसू नहीं कर रहा। और कहीं ना कहीं टैरिफ जब से लगाया है, हिंदुस्तान अमेरिका के रिश्ते जो हैं इंटरनेशनल फोरम में उतने सुदृढ़ नहीं है जैसा कि होने चाहिए। तो क्वाड आज की डेट में बैक साइड चला गया है। सार्क जो रीजनल कोऑपरेशन था उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें एक फोरम की जरूरत है जिससे हम अपने मार्केट को एसेस कर सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके और हिंदुस्तान अपना जो नॉन अलाइंड एटीट्यूड है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको वर्ल्ड के सामने रख सके और मुद्दों के हिसाब से उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे। ये जरूरी नहीं कि अमेरिका की हर बात में हाँ मिलाए, लिहाजा एक बार इसको एसेस किया जा सकता है। क्योंकि आप रशिया से ऑयल ले रहे थे, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, आपने रशिया से कुछ ऑयल लेना कम किया, तब भी आपके ऊपर टैरिफ कम नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली हम एक अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे रखेंगे, जिसके तहत चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो, चाहे RIC हो, रशिया इंडिया चाइना का जो ग्रुप बन रहा है, वो हम उससे अपना मार्केट देख रहे हैं। इसी के तहत हमने देखिए चाइना से भी बातचीत करना शुरू किया, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की, जिससे कि हम उस मार्केट को भी ना खोएं। लेकिन हमें ये पता है कि पाकिस्तान और चाइना हमारे हमेशा एडवर्सरी रहेंगे। हर एक फोरम पे ये दो कंट्री हिंदुस्तान के खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन हम फिर भी अपने व्यापारिक रिश्ते चाइना के साथ बना रहे हैं, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट बोलता है कि हमें अपने उत्पादों का मार्केट चाहिए। तो अगर हम इतने बड़े एक्सटेंट तक ओपन माइंडेड हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस को भी आप एक ट्रायल ले सकते हैं, असेस कर सकते हैं, प्रोज और कॉन देख लीजिए, और आपकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत ये फिट बैठता है तो जरूर ज्वाइन करिए, नहीं फिट बैठता है तो आप इसको एक दूर रख सकते हैं। ये इतना बड़ा फोरम अगर डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं तो मकसद सिर्फ मागा को खुश करना है कि देखो अमेरिका कितना ग्रेट बन गया कि यूएन के समकक्ष एक संस्था लेकर आ रहा है, और ऐसी संस्था ला रहा है जहां पर पाकिस्तान भी है और भारत भी है। क्या उनको नहीं पता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्या है? और पाकिस्तान कौन सी पीस की बात करेगा सर? पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में टेररिस्ट भेजता है, उसके साथ उस प्लेटफॉर्म में भारत क्यों हो? और यही इस देश का एक विपक्ष है जो अब सीधे सीधे कहना शुरू करेगा, देखो नरेंद्र सरेंडर। अगर भारत इसमें चला जाता है $1 बिलियन देकर, तो आप सोचिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की बातें कही जाएंगी इस विपक्ष में। देखिए अंजू जी, आपने जो भी बातें कही उसमें 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो आज की डेट में जिस दिशा में जा रही है उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। एक तरफ आप RIC के भी मेंबर हैं, रशिया इंडिया चाइना का फोरम है, वो भी एक ब्लॉक ऑफ कंट्रीज है। SCO एक ऐसी संस्था है जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है और आप भी मेंबर है और चाइना भी है और रशिया भी है। इस तरीके के फोरम में आप ऑलरेडी मेंबर है। एशियान में तमाम डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हम उससे डायरेक्ट सदस्य नहीं, लेकिन हम हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में अगर आप बात करेंगे कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता को रोका था हिंदुस्तान ने, अगर पाकिस्तान को वो सदस्यता मिल जाती तो वो भी एक फोरम है देखिए। और साथ में G20 के तमाम देखिए डिफरेंट मिनिस्ट्री के लेवल पे मिलते हैं लोग, हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं, उसका भी हिंदुस्तान मेंबर। और जब हमने इसका यहाँ पे जब संचालन किया था, इसकी जो बैठक की थी, कितनी सक्सेसफुल मीटिंग थी, सारे के सारे लोग आए थे और एक वर्ल्ड में एक विश्व बंधुत्व या विश्व गुरु के रूप में हिंदुस्तान उभर के आया था। उसमें कितना बड़ा क्रेडिट था। तो आपको इन तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या, आप मेंबर रहिए, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आपको एक वॉइस रखने का। यूनाइटेड नेशन में भी डिफरेंट कंट्रीज मेंबर हैं। इसी तरीके से इसको भी आप ग्रुप ऑफ नेशन मांगिए। इसको आप ये मत समझिए कि ये अमेरिका का इजाद किया हुआ ग्रुप है। किसी न किसी कंट्री को इजाद करना होगा। अगर आप इसके फाउंडिंग मेंबर में जाएंगे तो इसके फाउंडिंग मेंबर में कनाडा भी है, वियतनाम भी है, अमेरिका भी है। तो इस तरीके के फाउंडिंग मेंबर ने जब बोर्ड ऑफ पीस गठित किया है
तो उसमें सोल ये कहना कि अमेरिका का हम पीछे लग रहे हैं, ये बात सही नहीं है। और जहां तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सवाल है, उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना ठीक नहीं होगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक अलग किस्म की राह है, उसमें जो विपक्ष की पार्टियां वो जरूर क्रिटिसाइज करेंगे, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगी, पार्लियामेंट में क्वेश्चन करेंगी। वो आप एज ए रूलिंग पार्टी, आपका हक बनता है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति को सबके सामने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से रखिए और बताइए कि हिंदुस्तान के हित में क्या है। और तमाम ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टियां उसकी मेंबर हैं, वो तमाम तरीके के अपने बायलैटरल इश्यू को ना डिस्कस करके ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। और ये देखिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, आप इसको जाया ना जाने दें। लेकिन सर, अगर इतना बड़ा फोरम है तो चाइना को इससे अलग रखा गया है, रशिया को अलग रखा गया है, नॉर्थ कोरिया को अलग रखा गया है और ईरान को अलग रखा गया, इनको तो नहीं बुलाया गया है। तो इसका मतलब तो साफ है कि दो हिस्सों में दुनिया बंटती हुई दिख रही। बिल्कुल अज्जू जी, ये तो इसमें तो कोई डिनाइल नहीं कि आज की डेट में पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है, और जो दूसरा भाग है बैलेंस ऑफ पावर उनके तरफ टिल्ट नहीं हो रहा है। जब सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान, हालांकि हिंदुस्तान और रशिया की जो मैत्री है वो दशकों पुरानी है, कईयों साल से, और बहुत ही हमारा रिलायबल फ्रेंड है। हमारे डिफेंस की इक्विपमेंट 60% रशियन ओरिजिन के हैं आज की डेट में, और हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसके अलग नहीं जा सकते। उसके लिए हम ब्रिक के साथ हैं, RIC में उनके साथ हैं, तमाम फोरम पे हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं। प्लस हमारे बायलैटरल इशू है जो हम हमेशा टाइम टू टाइम उनसे डिस्कस करके अपना व्यापार बढ़ाते हैं। अमेरिका के लास्ट सैंक्शन के बावजूद भी हम रशिया के साथ ऑयल खरीदते रहे, हमारी ट्रेड डील चलती रही, तो वो हमारा अभिन्न मित्र है, हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आज की डेट में इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को हिंदुस्तान को नहीं खोना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में कहीं भी आंच आती है तो आप इसके सदस्य ना बने, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं लगता है। देखिए, जो हम गाजा से शुरुआत कर रहे हैं, गाजा में एक नया ट्रायंगल शुरू हो रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने एक डिफेंस डील साइन की हुई। इस डिफेंस डील में बहुत ज्यादा लाइट मैं नहीं देखता हूं, लेकिन सब अपने अपने हितों को देखने हैं। सऊदी अरेबिया हित ये देख रहा है कि उसको न्यूक्लियर वेपन शायद पाकिस्तान से मिल जाएगा। टर्की ये देख रहा है कि हमारे टेक्नोलॉजी को हम सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान में पंप इन कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सेवी है, लेकिन उसको मार्केट चाहिए, वो भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है। जब इतने तरीके से लोग डाइवर्जेंट तरीके से सोच रहे हैं और सब अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को भी बढ़ के अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए। और ये कि अमेरिका उसको हेड कर रहा है, ये कि पाकिस्तान उसका मेंबर है, मेंबर नहीं बनेंगे, ये हमारे समझ में नहीं आता है। आप भी मेंबर बनिए और अपनी चीजों को अपने फेवर में टिल्ट करिए। चाइना रशिया को ऑफर नहीं है अंजू जी, कल को अगर रशिया को ऑफर किया जाता बोर्ड ऑफ पीस में तो रशिया नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। चाइना को अगर कल ऑफर मिले तो क्या वो नहीं आएगा? सब मार्केट देख रहे हैं, सबको चाहिए। आज की डेट में बैलेंस ऑफ पावर जो टिल्ट हुआ है वो अमेरिका के फेवर में हुआ है, और इसकी शुरुआत सीरिया से हुई थी। अल असद की सरकार को जब से उन्होंने हटाया अमेरिका ने, ये बैलेंस ऑफ पावर उनकी तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप राइजिंग सन को प्रेयर करिए, आप अपनी पॉलिसी को फॉलो करिए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। इसका एनालिसिस अच्छे से डिटेल में करना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना होगा, हमें अपने सराउंडिंग को भी देखना होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, चाइना, क्या टर्मोइल बना रखा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नीड है, आपको काउंटर किसको करना है? चाइना के प्रभुत्व को काउंटर करना है, क्योंकि वो तमाम तरीके के आपको एशिया में चेक करता, आपका अरुणाचल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, बॉर्डर के साथ हमारे डिस्प्यूट है, तो उसको चेक करने के लिए हमने क्वाड में, हम बहुत हैप्पी थे कि क्वाड बना, हम इंडो पैसिफिक रीजन में उसको चेक करेंगे, लेकिन वो बैक साइड ले लिया। अभी हमें ऑल्टरनेटिव देखना है। अगर इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट कहीं इमर्ज होता है तो रशिया की क्या भूमिका होगी, नॉर्थ कोरिया की क्या भूमिका होगी? तो आपको इन सारे फोरम पे बड़े ओपन दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अभी यूएई के प्रेसिडेंट भारत पहुंचे हैं, पीएम मोदी ने आज उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर जाकर। कि दुनिया भर में जो चल रहा है, इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, टर्की के साथ, सऊदी के साथ, उसके बीच में उनका भारत आना क्या दर्शाता है? देखिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये कोशिश कर रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया जाए, और इसका जो रोल जो प्ले कर रहा है इन पूरे नेशन में, कहीं ना कहीं एक चीज की कमी है, वो है न्यूक्लियर वेपन की कमी है, और उस न्यूक्लियर वेपन की कमी को पूरी करता है पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जिस भी स्टेज में वो ले गया है, आज की डेट में उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो सऊदी अरेबिया से ये डील करता है कि अगर आपके ऊपर कभी आक्रमण हुआ, चाहे इजराइल ने किया, किसी अन्य पार्टी ने किया, तो आपके लिए हमारे ये न्यूक्लियर वेपन सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे। और जो टर्की का इसमें इसलिए घुसा है क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तो इन तीनों चीजों का मिश्रण करके वो एक तरीके से अपना इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी के साथ अलाइनमेंट है टर्की का, किसी के साथ अलाइनमेंट, टर्की नाटो कंट्री है, सऊदी अरेबिया में कहीं ना कहीं अमेरिका का पूरा वर्चस्व बना है, और पाकिस्तान में आज की डेट में चाइना का जो सीपेक प्रोग्रेस किया है वो पाकिस्तान को अपने गिरफ्त से निकलने नहीं देगा। तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ नाटो है, तीसरी तरफ अमेरिका। तो ये जो ग्रुप बना है ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का इशू इसलिए इन्वॉल्व नहीं है कि सऊदी अरेबिया पे कौन अटैक करेगा। अटैक करने वाले सबसे पहले हो सकता है ईरान करे, ईरान उस स्थिति में नहीं है। दूसरा इजराइल उस एलाई को क्यों करेगा जो अमेरिका के पीछे चलता है, लिहाजा किसी भी तरीके से कोई भी खतरा सऊदी अरब में नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया यूएई में का और जो सऊदी अरेबिया के आज की डेट में टसल चल रहा है वो यमन के जो विद्रोही हैं उनको लेके चल रहा है। एक विद्रोही ग्रुप को सऊदी अरेबिया बैक करता है, दूसरे विद्रोही ग्रुप को यूएई बैक करता है, और जब उनके क्लैश होते हैं तो यूएई और सऊदी अरेबिया में टकराहट होती है। तो इसकी वजह से वहां पे अलग तरीके के खलबलाहट है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ अलाइन किया तो यूएई जो है हिंदुस्तान के खेमे में, तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, इसमें ज्यादा मैं इसलिए नहीं देखता हूं कि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा थ्रेटन है नहीं। मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करता है अमेरिका और इजराइल, लिहाजा जब तक वो अमेरिका के छत्र छाया बने सारे के सारे कंट्री सिक्योर है। अब्राहम अकॉर्ड देखिए मैक्सिमम कंट्री तक फैलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें सेटबैक लगा है मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए वो लगा कतर को, जब इजराइल ने स्ट्राइक किया। इजराइल के स्ट्राइक से कतर अपने आप में बहुत सशंकित हो गया कि उसने किस बेसिस पे बोला कि हमारे यहाँ हमास के लीडर छुपे हुए और उसके लिए इजराइल ने स्ट्राइक किया। तो यहाँ पे लोग जो मिडिल ईस्ट के कंट्री ट्रस्ट नहीं कर रहे वो है इजराइल को नहीं ट्रस्ट कर रहे, इसलिए ये फोरम बन रहा है। और ये कितना सक्सेसफुल होगा मैं नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट जब क्लैश करेगा तो वो इन सारे फोरम को ध्वस्त कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 15 दिन से अब अटैक कर रहे हैं ईरान पर, तब कर रहे हैं, और अब तो खमेनी और वो दोनों आमने सामने भी आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाया। थोड़ा सा स्टैंड आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सॉफ्ट किया है ये कहकर कि वो 800 लोग जो थे उनको फांसी नहीं दे रहा है ईरान, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूं, आपको लगता है ऐसा हो रहा है, या फिर अभी भी हमले के बादल मंडरा रहे हैं ईरान के ऊपर? देखिए, जहां तक अमेरिका का स्टैंड है ईरान के खिलाफ, शुरू में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की वो फिराक में थे। मकसद ये था कि उनके प्रोटेस्टर्स को इतना मोटिवेट कर दो, ऐसा लगे उनको कि अमेरिका कल उनकी मदद के लिए आ रहा है। अगर उनको फाइनेंशियल मदद नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो मिलिट्री स्ट्राइक ईरान के ऊपर करके सत्ता परिवर्तन कर देगा। इस तरीके का हाइप क्रिएट किया, इस तरीके का नैरेटिव चलाया, इस तरीके का परसेप्शन बनाया, और इस वजह से लाखों लाख लोग वहां के स्ट्रीट पे आ रहे थे, प्रदर्शन करते, और आज भी प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन काफी हद तक इस प्रदर्शन को कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि वहां का IRGC कॉन्टैक्ट इंटैक्ट था। तो वहां के जो प्रेसिडेंट पेजेस्कियां, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करना शुरू किया, और आयतुल्लाह खमेनी सामने आया और बोला कि हम आपकी चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन अमेरिका की शर्तों पे नहीं सुनेंगे। और वहीं अमेरिका में जो एक इंटरनल वहां का असेसमेंट था, वहां जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मिलिट्री एक्शन करेंगे, तमाम उन्होंने अपने जंगी बेड़े समुद्र में निकाल दिए और तमाम तरीके के एयर प्रिपरेशन, एयर स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी। तो वहां के जो इंटरनल असेसमेंट वॉर गेमिंग करते, उन्होंने बोला कि आप इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कितने दिन की लड़ाई लड़ेंगे। शॉर्ट गेम में, शॉर्ट टर्म अगर आप स्ट्राइक के लिए जाते हैं तो इसमें सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्या गारंटी है। तमाम तरीके की वॉर गेमिंग की उसमें असेसमेंट ये निकला कि शायद ये स्ट्राइक करना इतना प्रूडेंशियल नहीं होगा, इतना
लाभकारी नहीं होगा। आप इसी मोमेंटम को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के थ्रू जारी रखिए और अपने स्टैंड को सॉफ्टन करिए, क्योंकि अभी अमेरिका जो है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे ईरान हो, इन तीनों फोरम पे कहीं ना कहीं पूरे विश्व के बरखिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, चाहे वेनेजुएला का इशू हो, चाहे अन्य इशू हो, इसमें अमेरिका कॉर्नर हो रहा है। और साथ में उनके जो एडवाइजर थे, उन्होंने शायद एनालाइज किया होगा कि ये मिलिट्री ऑप्शन बन नहीं रहा, क्योंकि आप ट्रूप्स को ग्राउंड पे उतारेंगे नहीं, एयर स्ट्राइक से वो रिजल्ट हासिल होगा नहीं। और साथ में जब आप किसी कंट्री पे हमला बोलते हैं तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना फैलती है। वहां तो जितने रिसेंटमेंट चल रहा है, जितने लोग प्रोटेस्टर ग्राउंड में, वो सारे एक हो जाएंगे और देश के प्रति उनकी जो देशभक्ति उमड़ेगी और वो अमेरिका के बरखिलाफ हो जाएंगे। तो इस वजह से अमेरिका ने अपने स्टैंड को सॉफ्टन किया। और साथ में ईरान का भी देखिए, जो उन्होंने बोला था कि वो प्रोसिक्यूट करेंगे, फांसी पे चढ़ाएंगे जिन्होंने एंटी ईरानियन स्लोगन फैलाए हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने स्टैंड सॉफ्टन किया। अब उनको फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसा ईरान की तरफ से ऐलान हुआ। तो दोनों तरफ से देखिए कम हुआ है, कटुता कम हुई है। और आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो प्रोटेस्ट है वो दबा दिया जाएगा। और अमेरिका देखिए आज की डेट में ग्रीनलैंड में कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा है। ग्रीनलैंड में उसकी सुरक्षा की जो बार बार हवाला देता है कि चाइना घुस जाएगा, रशिया घुस जाएगा, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन उसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब अमेरिका फंसता तो नया शगुफा आता है, और नया शगुफा आज की डेट में क्या है? बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस में उसने दुनिया को उलझा दिया है। अब जब बोर्ड ऑफ पीस की बात होगी तब तक ये फर्टिलाइज होगा, कुछ और निकाल देगा। तो अमेरिका की ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, जहां वो फंसता है या सोल्यूशन नहीं दे पाता, वो नए इशू को क्रिएट कर देता है। और मेरा मानना है कि ईरान अब संभलने की स्थिति में आता जा रहा है, हर दिन उसके लिए बेहतर दिन हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये प्रोटेस्ट रुक जाता है तो आयतुल्लाह खamenei और चलेंगे, और सत्ता परिवर्तन के लिए अभी ईरान तैयार नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ ईरान को चाहिए कि वो अपने यहाँ थोड़ा लिबरलाइजेशन लाए, टाइम के साथ बदले, जो ह्यूमन राइट्स के इशू है, महिलाओं के इशू है, उसको एड्रेस करे और एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरह आगे बढ़े, जिससे कि वो इस रिजीम को आगे कंटिन्यू करे। ये हिंदुस्तान के भी फेवर में है। नहीं तो अगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आएगा तो वो अमेरिका की कहने पे तमाम तरीके की चीजें होंगी, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो चाबार पोर्ट का है, जो हमारा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की एक्सेसिबिलिटी है, अफगानिस्तान की एक्सेसिबिलिटी है, वो कहीं हैम्पर होती हुई नजर आ रही है। तो हिंदुस्तान के एज ऑफ डेट ये है कि ये प्रेजेंट रिजीम अगर कंटिन्यू करती है तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर अड़े हुए हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे आपने सही कहा जैसे चाइना घुस जाएगा, रशिया घुस जाएगा, ये राग वो लगातार अलाप रहे हैं। लेकिन नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, ये तो उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं ना। सिर्फ पोस्टरिंग हो रही है, या सच में अगर कुछ ऐसा अमेरिका करता है, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है, तो सच में आपको लगता है कि दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? देखिए अंजू जी, एक यूरोप को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट क्यों आया था। आप एक कंट्री का वीजा लेते हैं, आप तमाम कंट्री में विजिट कर सकते हैं। उसमें इंग्लैंड निकल गया, अलग बात है, वो कुछ समय पहले वो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, कॉमन करेंसी है। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी इंटरडिपेंडेंट है, उनकी थिंकिंग भी एक दूसरे से डिपेंड करती है, क्योंकि आप सब चीजों को शेयर करते हैं। आप यानी कि बाउंड्री आपने जॉग्राफिकल बाउंड्री बना रखी है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी आप सबको परमिट करते हैं। ऐसी दशा में अगर डेनमार्क की एक टेरिटरी जो कि ग्रीनलैंड है, उसमें अमेरिका घुसता है और तमाम तरीके का मिलिट्री बिल्डअप करता है, और वहां की जो खनिज संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो कहीं ना कहीं यूरोप डिप्राइव होगा उन सारी चीजों से, और यूरोप की जो अस्मिता है वो क्वेश्चन मार्क में आएगी। तो जो कॉमनैलिटी का आपने कॉन्सेप्ट दिया है, जो आप कॉमन करेंसी बात करते हैं, जब आप मूवमेंट की बात करते हैं, जब आप एक तरीके की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरा मानना है नहीं। क्या बर्लिन की दीवार इसी दिन के लिए तोड़ी गई थी कि अमेरिका आपके यूरोप के जो सोच है उसमें दखलंदाजी करो और सिर्फ आप मूक दर्शक बने रहे? बर्लिन की दीवार इसलिए तोड़ी गई थी कि जर्मनी एक उभरती हुई पावर के रूप में वहां पे आए, और जो यूरोप में एक समय में उसका डोमिनेशन होता था वो डोमिनेशन हो। फ्रेंच का रिवॉल्यूशन और फ्रेंच में जो व्यवस्था है वो इसलिए नहीं थी कि आप अमेरिका के पिछलग्गू बने, आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। यही हाल यूके का है। लेकिन देखिए ओवरऑल आप देखें तो अमेरिका देखिए आज की डेट में इस स्थिति में है कि वो ग्रीनलैंड को कैप्चर कर सकता है, कब्जा कर सकता है, लेकिन उसको यूरोपियन यूनियन और यूरोप के तमाम नेशन का सामना करना पड़ेगा। डेनमार्क का देखिए स्टेटमेंट आया है कि वो उन्होंने बोला था कि पहले गोली मारेंगे, बाद में पता करेंगे कि वो अमेरिकन है कि कौन है वहां का। तो ये डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। लेकिन आज की डेट में देखिए
देशों के जो स्टेटमेंट हैं, स्टैंड है, वो बदलते हैं। अमेरिका घुस जाएगा पूरी तरीके से, अगर मिलिटराइज कर दिया तो यूरोपियन यूनियन या यूरोप करेगा क्या? अनटिल सारे लोग एक हो कि अमेरिका के ऊपर अटैक करें, फिर कहां गया नाटो, कहां जाएगी यूरोप की सिक्योरिटी, और कहां जाएगी अमेरिका का जो वर्ल्ड में पीस फैलाने का जो आप कॉन्सेप्ट और जो आप ड्रामा कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो ये सारी चीजें आपस में टकराती हैं। लिहाजा अमेरिका को रोका हुआ है कि आप ग्रीनलैंड पे एक्शन ना करें, नहीं तो वो वेनेजुएला जैसा एक्शन कर सकते थे। और जो वेनेजुएला का अंजू जी टेम्पलेट है, वो आप हर जगह नहीं इम्प्लॉय कर लगा सकते। वेनेजुएला की ज्योग्राफी देखिए, वेनेजुएला के कंट्री साइज देखिए, और आपने जिस तरीके से सीआईए का पेनिट्रेशन था, डेल्टा फोर्सेस ने एक्शन किया, वो ना तो आप ईरान में लगा सकते, ना आप ग्रीनलैंड में लगा सकते। ग्रीनलैंड में लगाएंगे तो तमाम यूरोपियन नेशन आपके बरखलाफ काम करेंगे। तो अमेरिका को सोचना चाहिए, और साथ ही साम्राज्यवाद की जो प्रथा बढ़ रही है, इसको रोकने की जरूरत है। आप सिक्योरिटी और पीस की बात करें, अपने एरिया से अपने रिसोर्सेज को यूज करके मेक अमेरिका ग्रेट बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के रिसोर्सेज को सिर्फ अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा हो जाता है, वो गलत हो जाता है। लिहाजा इसका कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ग्रीनलैंड में अमेरिका को दूर रहना चाहिए। अगर उसने फिजिकल ट्रूप कमिट किए, ऑपरेशन मिलिटरीली उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश की, तो मेरा मानना है कि इसका रेजिस्टेंस यूरोपियन यूनियन से डेफिनेटली आएगा। सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि वो देश जिसने पूरी दुनिया में हर जगह अड़ंगा लगा रखा है, हर जगह पंगा ले रखा है, हर जगह रेजिम चेंज की मुहिम चला रखी है, वो आज पीस की बात कर रहा है, बोर्ड ऑफ पीस बनाकर घूम रहा है और पूरी दुनिया से कह रहा है कि आइए इसमें दुनिया में शांति लेकर आते हैं। सर, उस पर भरोसा किया जा सकता है क्या कि वो सच में पीस की बात कर रहा है? साफ है, जिस तरह से वो $1 बिलियन की बात कर रहा है कि मेंबरशिप के लिए ये दे दीजिए, फाउंडर मेंबर बनने के लिए ये दे दीजिए। सर, एक नया कोई आप ठीक कह रहे, प्रोपेगेंडा लेकर आ रहा है, कोई ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और इसी में हो सकता है ईरान का भी नंबर लग जाए। और आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते ही एक कंसाइनमेंट ईरान के लिए भेजा था ना, पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हथियारों से भरा हुआ जखीरा, जिसमें ड्रोन अटैक किया ईरान ने और वो आग लग गई पूरे के पूरे। वो हथियार भी तो ईरान में रायता फैलाने के लिए भेजे जा रहे थे। तो ये सब कुछ कर रहा है अमेरिका, अमेरिकी हथियार थे। तो अमेरिका ये सब कुछ करने के बाद भी चोगा उड़ लेता है कि मैं तो पीस दुनिया में कायम करना चाहता हूं, और फिर वो जो नोबेल पीस प्राइज था मचाडो का, वो भी ले लिया। तो ये सब ड्रामे किस लिए? इसमें तो अमेरिका एक्सपोज ही हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज ही हो रहे हैं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल अंजू जी, आपने सही बोला। ये बड़े दुर्भाग्य है पूरे विश्व का कि हम ऐसे रिजीम से गुजर रहे हैं कि जिसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। पूरा व्यवस्था अनसर्टेन है, कि अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट अनसर्टेन है, और जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, वो सब कुछ अलग है। वो ये पाकिस्तान को, आसिम मुनीर ने सोचा कि उनकी अमेरिका में बहुत पूछ हो रही है, अब पाकिस्तानियों को वो वीजा भी नहीं दे रहे हैं, कहते हैं आपका वीजा भी हम नहीं देंगे। तो अब उन 75 कंट्री में पाकिस्तान को डाल दिया जिनका वीजा आज की डेट में वो प्रोसेस करने को तैयार नहीं। तो अमेरिका देखिए मतलब का यार है, आसिम मुनीर को लंच खिलाया तो उसके बदले में उसने हथियारों का कंसाइनमेंट भेज दिया, और आपके जो एयर बेसेस है उसका इस्तेमाल ईरान के बरखिलाफ, उसका इस्तेमाल चाइना के सीपेक को काउंटर करने के लिए कर दिया। ये सारी चीजें छोटे कंट्री नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने बोला जो आपका बोर्ड ऑफ पीस है उसमें इतने छोटे बड़े कंट्रीज को मेंबर बना लिया है, बना लेगा अमेरिका, कि जब वो मेजोरिटेरियन रूल के पे जाएगा या मेजोरिटेरियन डिसीजन पे जाएगा, तो हर एक छोटे कंट्री को मोबिलाइज करके अपने फेवर में डिसीजन कराएगा और अपनी मनमानी लागू करेगा। तो ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट ना बोल के डोनाल्ड ट्रंप का आप जरूर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड है। 3 साल और 3 साल तक ये विश्व में उथल पुथल मचाएंगे, और उसके बाद जब इनका टेन्योर खत्म होगा तो एक विश्व शांति की सांस लेगा और एक कंसिस्टेंसी आने की उम्मीद है। क्योंकि इनकी पॉलिसीज जो है, क्या वेनेजुएला को आप रूल करेंगे, क्या आप ग्रीनलैंड में अपने हथियार लेके अपना उसको टेरिटरी बनाना चाहते हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन आप करा सकते हैं, जरूर वहां पे तमाम लिबरलाइजेशन का लॉट ऑफ स्कोप है, लेकिन इतने दूर ज्योग्राफी भी कोई चीज होती है, डिस्टेंस भी कोई चीज होती है, आपके मिलिट्री बेसेस जो मिडिल ईस्ट में वो भी वल्नरेबल है। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी अंजू जी देखिए कहीं नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा नॉन सीरियस एनवायरनमेंट पूरे विश्व में बना रखा है। एक तो टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और दूसरी तरफ अपने परमानेंट जो फ्रेंड है उसको आप खोते चले जा रहे हैं। और आप क्या सीक्रेट डील करते हैं पुतिन के साथ, आप क्या सीक्रेट डील किसी से करते हैं, कुछ पता नहीं है। और हर जगह आप सिर्फ अमेरिका और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली चीजें गलत हैं। आप राइटियस पाथ पे चलिए तो आपके साथ लोग होंगे। आप सिर्फ बेनिफिट अपना देखना चाहते हैं, पैसे से चीजों को खरीदना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और हर जगह जो अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करता वहां पे आप टर्मोइल क्रिएट कर दीजिए, वहां प्रदर्शन करा दीजिए, वहां सत्ता चेंज करा दीजिए। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा
मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें देखिए मिड कोर्स करेक्शन आएगा जब वहां पे मिड टर्म पोल होगा। अगर मिड टर्म पोल में इनकी मेजोरिटी नहीं आए तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़े, ये भी उनके ऊपर भय बना हुआ। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन, एक यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें अमेरिका का वर्चस्व हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा आपने बताया 61 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो एग्जिट कर चुका है, फाइनेंशियल एड देना बंद कर रखा है, हर जगह सबको बोला आप अपना अपना खर्चा अपना अपना देखिए, अमेरिका मदद के लिए नहीं आएगा। और चाहिए आपको सारा कुछ, सारे के रेवेन्यू कट टैरिफ आपके अमेरिका में कलेक्ट हो, जिससे कि आप मेक अमेरिका ग्रेट का जो स्लोगन दिया उसको सक्सेसफुल कर सकें। और देखिए क्या इंसानियत है, मचाडो का आप नोबेल प्राइज लेके अगर आपने रख भी लिया तो रिकॉग्निशन तो नहीं ना, आपको तो नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये छोटी छोटी बातें जिसका कि कोई औचित्य नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप उसको महत्व देते हैं और अपने देश में ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं जैसे वो वर्ल्ड लीडर है। उनकी लीडरशिप आज की डेट में कोई मान नहीं रहा है, लेकिन एक फितूर उनके दिमाग में सवार है, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा ये शॉर्ट लिव्ड है, जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, 3 साल मैक्सिमम लाइफ। यस, आप सही कह रहे हैं सर कि पूरी दुनिया में कंसिस्टेंसी कहीं नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, अभी कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, परसों कुछ और बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा इंसान अगर कोई बोर्ड ऑफ पीस लेकर आ रहा है, उसमें भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भारत एक जिम्मेदार नेशन है, जो भी फैसला करेगा राष्ट्रहित में करेगा। अभी भारत ने अपने पत्ते नहीं खोले, देखते हैं आने वाले दिनों में कितनी जल्दी एमईए इस बारे में कुछ ब्रीफिंग देता है। लेकिन सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद अंजू जी।